सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आपके पेपर्स कैसे चल रहे हैं? आप हमें कमेंट करके बताएं। और क्या हमारे द्वारा भेजी हुई वीडियो आपके लिए कुछ लाभदायक हुए, वो भी हमें बताएं। तो हम शुरुआत करते हैं कक्षा 6 की हिंदी के सोलवर्ड पेपर की। कई बच्चों का एग्ज़ाम आज है और जो इवनिंग शिफ्ट के हैं उनका कल का है। तो तुलसीदास जी का एक दोहा है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारे संसार को अगर वश में करना है तो आप प्यार से बोलिए, पोलाइटली बात कीजिए उनसे, अनुग्रह विनय पूर्वक बात कीजिए, आपके सभी काम सिद्ध हो जाएंगे और सामने वाला व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। तो कक्षा 6 का सोलवर्ड सैंपल पेपर आप देख रहे हैं। इसमें पूरे 60 नंबर की आपको जो दिल्ली सरकार ने हमें दिया है वो पूरे का पूरा आपको हल करवाया जाएगा। और जो पूरे उत्तर हैं वो पूरे उत्तर आपको व्याख्या सहित मैं करवाने वाला हूं। तो इसको आप देखिए, हो सके इसमें से 5 से 7 प्रश्न हैं वो आपके हूबहू आ जाए। अगर नहीं भी आते हैं बेटा तो जो पैटर्न है वो तो ऐसा कैसा ही रहेगा कि कहाँ पे प्रार्थना पत्र आनी है, कहाँ पे पत्र आना है, वो आपका ऐसा ही आएगा। हम शुरू करते हैं सोलवर्ड सैंपल पेपर। तो विद्यार्थियों, आपको पता है कि ये पेपर आपका कितने नंबर का होने वाला है? जो बाकी पेपर आपका हुआ है वैसे ये भी आपका 60 अंकों का होने वाला है। ठीक है, 2.5 घंटे का आपका समय होगा। विषय आप देख रहे हैं और ये दिल्ली सरकार ने आपके लिए उपलब्ध करवा रखा है कि आपकी कुछ सहायता हो। इस प्रश्न पत्र में क, ख, ग और घ 4 खंड होंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 11 प्रश्न है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब ये है कि जितने प्रश्न आप करेंगे उतने ही नंबर मिलेंगे। तो इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य करके आए। जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है उसको पहले करें, ठीक है। जो कम आते हैं उनको आप अंत में करें। ध्यान रखें, खंडवाइज प्रश्नों के उत्तर खंडवाइज ही करें, जिससे कॉपी जांच करने वाले शिक्षक को भी सहायता मिलती है और आपके नंबर भी अच्छे आते हैं। इस प्रश्न पत्र में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क्या होता है आपको पता है? जो प्रश्न अथवा में आता है उसमें एक ही करना होता है, या तो उसके ऊपर वाला या फिर उसके नीचे वाला। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए, क्योंकि जो आपको शुरू के जो प्रारंभ के आपको 15 मिनट दिए जाते हैं वो आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। किस लिए दिए जाते हैं? कि आप पेपर को पढ़ें। उसके बाद में आपसे कहा जाता है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। पेपर आपको पहले ही दे दिया जाता है। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रम से लिखिए। कोशिश कीजिए कि जो खंड वाइज, मान लो आपका कै का खंड है उसमें 4 प्रश्न है तो वो वहीं आप 4 प्रश्न करें। मान लो उसका उत्तर याद नहीं आ रहा तो एक बार उसकी 2-3 लाइन छोड़ दें और आगे का खंड कर ले, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके प्रश्नों को। तो विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों, ये लुई ब्रेल के ऊपर एक गद्यांश दिया हुआ है। हम इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, लुई ब्रेल आपको पता है कि उन्होंने जो दृष्टिहीन जो विद्यार्थी हैं, दृष्टिहीन लोगों के लिए बड़ा अच्छा कार्य किया, नहीं तो वो पढ़ ही नहीं पाते। तो इनके जन्म के बारे में देखते हैं। 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। बचपन में एक दुर्घटना के कारण इनकी आंखें चली गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दृष्टिहीन लोगों के लिए पढ़ने और लिखने की एक विशेष लिपि का आविष्कार किया, जिसे ब्रेल लिपि, ध्यान रखना बेटा, क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। अब इस जो ब्रेल लिपि है ये उभरे हुए बिंदु होते हैं। जैसे मान लो ऐसे बिंदु होते हैं, ठीक है। मैं अपना नाम लिख रहा हूं, जैसे ये मैंने अपना नाम लिखा कमल। इस पे क्या होगा, वो विद्यार्थी इसके ऊपर हाथ फेर के पता चला लेगा कि क्या लिखा हुआ है। जिन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। लुई ब्रेल ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु उन्होंने अपने जैसे दृष्टिहीन व्यक्तियों के जीवन को उज्जवल बना दिया, प्रकाशित कर दिया। आज दुनिया भर के दृष्टिहीन लोग ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। लुई ब्रेल का जीवन दृढ़ निश्चय
अपने निश्चय के वो दृढ़ थे, मजबूत थे, परिश्रमी थे, सेवा भावना का अद्भुत उदाहरण है। ये पैराग्राफ हमने पढ़ा। अब इस गद्यांश के उत्तर देंगे हम। गद्यांश के अनुसार लुई ब्रेल ने किसके लिए विशेष लिपि का आविष्कार किया? तो अभी अभी हमने पढ़ा था उभरे हुए अक्षरों की जो लिपि है, जो कि सर्वाधिक जिन बच्चों को दिखता नहीं, आंखें खराब, उन बच्चों के लिए उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। उत्तर नंबर ख आपका सही है। उसके बाद में देखिए उनका जन्म पूछा है, तो मैंने इसके ऊपर राइट लगाया था। उनका जन्म कहाँ पे हुआ, किस देश में हुआ? तो आप इसके उत्तर को गेस कीजिए, आपका उत्तर सही है गलत है। फिर मैं इसके उत्तर को दिखाता हूं। बहुत अच्छे, जिन बच्चों ने फ्रांस किया है उनका उत्तर एकदम सही है। आगे चलते हैं। ब्रेल लिपि कैसी होती है? देखिए इसका उत्तर क्या लिख के आएंगे आप। ब्रेल लिपि उभरे हुए बिंदुओं से बनी होती है, जैसे मैंने कमल नाम आपको लिख के दिखाया था, जिन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। लुई ब्रेल का जीवन हमें क्या सिखाता है? तो बेटा मैंने बताया, दृढ़ निश्चय, रात दिन परिश्रम करना और सेवा भाव की भावना की शिक्षा देता है। अगर ये प्रश्न आता है तो हूबहू आप इसका उत्तर करके आए। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ के दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश जो होता है वो आपका लाइनिंग में, जैसे हमने लुई ब्रेल का पढ़ा, और पद्यांश जो होता है विद्यार्थियों, वो जैसे एक कविता होती है, एक पद्य होता है। तो इसमें देखो क्या पद्यांश में क्या है, वश में जिससे हो जाते प्राणी सारे, सारे प्राणी किससे वश में हो जाते हैं? हमने प्रारंभ में क्या पढ़ा था? मीठी वाणी से। और एक और दोहा आपने पढ़ा है क्लास के अंदर, कागा किसका धन हड़त, कागा यानी कौवा, और कोयल किसको देत, कोयल जो मीठी वाणी में बोलती है ना, वो कुछ नहीं देती हमें, नहीं कौवा जो है वो हमसे कुछ छीनता है, ठीक है, और कोयल नहीं हमें कुछ देती है। मीठी वाणी बोल के जग अपना कर लेते, लेकिन वो कोयल है वो प्यार से बोल के पूरे संसार को, पूरे जग को अपने बस में कर लेती है। दूसरी लाइन देखिए, जन जिससे बन जाते हैं आंखों के तारे, मुख खोलो तो मीठी वाणी बोलो। कितनी अच्छी बात है। सदा जोड़ देने वाली जो टूटा नाता, मीठी बोली प्यार के बीज बोने वाली, कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, रखने वाली कितने ही मुरझों की लाली, सभी चेहरे के ऊपर जो स्माइल है, मुख की आकृति बदल देती है, जो मीठी वाणी होती है मुस्कान के द्वारा। यह है बिगड़ी बातें बना देने वाली सबसे बड़ी बात। मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उसके बाद में हम अच्छे से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, तो वो जो हमारी बिगड़ी हुई बात है वो भी बन जाती है। मीठी बोली की बात निराली, दिल की पेचीदा तालों की सच्ची ताली किसे बताया गया है? दिल की जो पेचीदगियां हैं, जो नफरत भरी भरी पड़ी है, जो ईर्ष्या है, जो जलन है, वो हम अगर प्यार से बोलते हैं तो वो सब कुछ मिट जाती है, दिल के तालों को खोल देती है। ऐसी चाबी है मीठी वाणी, फैलाने वाली सुगंध, सब और सुगंध फैलाती है, सब और अनूठी मीठी वाणी, मीठी बोली है विकसित फूलों की लाली। ये हमने इस पैराग्राफ का अर्थ जाना। अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे विद्यार्थियों। क्षम्यताम, मीठी बोली विकसित फूलों की डाली, डाली बताया है, विकसित फूलों की डाली मीठी वाणी को बताया है। देखो अभी 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 हमने पढ़ा था, उसी में से इस प्रश्न का उत्तर है कि प्रस्तुत पद्यांश के अंदर, जो हमने पद्यांश पढ़ा है उसके अंदर मीठी बोली लोगों पर क्या प्रभाव डालती है। ठीक है, तो बाकी तो नेगेटिव उत्तर है। लोग क्या हो जाते हैं, इससे वश में हो जाते हैं। मतलब वश में होना मतलब हमारा कहना मानने लगते हैं, अगर प्यार से हम किसी कार्य को करवाते हैं। दूसरा उत्तर आप गेस कीजिए। पद्यांश में मीठी बोली की तुलना किससे की गई है? पहला ऑप्शन देखो, पत्थर के ढेर से। दूसरा, कांटों की झाड़ी से, इससे भी नहीं की गई, ये भी नेगेटिव है। आंखों के तारे से, या फूलों की डाली से। तो हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? फूलों की डाली से। ठीक है। दिल के तालों की चाबी किसे कहा गया है?
तो आप उत्तर देख रहे हैं, दिल के तालों की चाबी मीठी बोली को कहा गया है। कैसी बोली? मीठी बोली को कहा गया है। पद्यांश में वर्णित जो बोली की कोई दो विशेषताएं बताइए। कितनी शानदार विशेषताएं बेटा, याद कर लो, प्रश्न अगर आ गया तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। मीठी बोली प्यार के बीज बोने वाली होती है, और मीठी बोली जो है बिगड़ी हुई बात को भी बना देती है। यहाँ हमारे ऐसे कार्य जो लंबे समय से नहीं हो रहे, और हम अनुग्रह पूर्वक, विनय पूर्वक, नम्रता के साथ अगर बोलते हैं, पोलाइटली बात करते हैं, तो वो कार्य हमारे क्या हो जाते हैं बेटा? सिद्ध हो जाते हैं। अगला सोचता छोड़ो, पहले की बात थी, अब प्यार से बोल रहे हैं, ये कार्य करने चाहिए। इसीलिए बिगड़ी हुई बात को कौन बनाती है? मीठी बोली बनाती है। निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों का उत्तर दीजिए, विपरीत शब्दों का मिलान कीजिए। तो आशा का उल्टा क्या होता है? आशा यानी हमें आशा है हमारे फर्स्ट डिवीजन आए, और अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फर्स्ट डिवीजन नहीं आती, और हम किस में डूब जाते हैं? निराशा में। तो आशा का उल्टा निराशा। वीर पुरुष युद्ध क्षेत्र में लड़ता है, और कायर पुरुष क्या करता है? भाग जाता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरा चमकता है आकाश में। क्षम्यताम, पूर्णिमा के दिन पूरा चमकता है। कब चमकता है चंद्रमा? पूर्णिमा के दिन। और अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखता ही नहीं है। ठीक है। एक अनार सो बीमार। अब इसको हम सिंपली वे में ऐसे ले सकते हैं कि एक अनार से 100 बीमारियां दूर हो सकती है। तो थोड़ा सा जटिलता में जाते हैं तो हम कहते हैं भाई कोई भी चीज है वो खाने वाले, प्राप्त करने वाले तो एक है, वो वस्तु तो एक है, और उसको प्राप्त करने वाले वो क्या है? बहुत सारे हैं। ठीक है ना? तो हम कहेंगे एक अनार 100 बीमार। और सिंपली अर्थ क्या है? एक अनार 100 बीमारियों को दूर करती है। नव जीवन ने ली अंगड़ाई। तो यहां इन्होंने क्रिया शब्द, अब देखो क्रिया क्या है? लेना। तो ली क्या है? क्रिया है। खाना पीना, हंसना, रोना, धोना, चलना, देखना, ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, बाबा भारती घोड़े से उतरकर स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। दिए गए वाक्य में सर्वनाम, तो सर्वनाम स्वयं है, खुद के लिए उन्होंने काम में लिया ना, कि बाबा भारती घोड़े से उतरे हैं और उन्होंने स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? स्वयं। सर्वनाम शब्द कैसे और कौन से होते हैं? मैं वहां जाऊंगा, तू कब आएगा, ठीक है ना, वह कहाँ जा रहा है, ऐसे बहुत से सर्वनाम शब्द होते हैं। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? स्वयं। डाल पर पीला फूल खिला है। विशेषण का भेद लिखिए। कौन सा विशेषण बेटा? गुणवाचक। पीला फूल है, वो क्या बता रहा है? गुण को बता रहा है। भाववाचक का एक उदाहरण लिखना है, खुशी, जैसे दुख हो गया, तो ये भाव है, खुश होना, दुखी होना। जल को धारण करने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द, बड़ा ही उत्तम शब्द, जलधर। जल को धारण करने वाला कौन होता है? बादल। उसके अंदर पानी होता है ना, तो वो जल को धारण करने वाला होता है। तो इसके लिए एक शब्द हमारे पास जलधर। हृदय पर सांप लेटना, इस मुहावरे का अत्यधिक ईर्ष्या होना अर्थ सही है कि गलत है? पहले से इन्होंने दे दिया इसका अर्थ सही है। हृदय पे सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना। क्या करना? ईर्ष्या करना, जलना। जैसे कि आप बहुत पढ़ते हो, आपके अच्छे नंबर आ जाए, तो नहीं पढ़ने वाला है, उसके हृदय पे सांप लौटेगा, यानी कि वो आपसे क्या करेगा? ईर्ष्या करेगा, पूरे साल पढ़ा नहीं है। आगे देखें, निम्नलिखित गद्य को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्य को पढ़ते हैं बेटा। देखो, इसकी जगह अगर दूसरा गद्य आता है तो उसको भी मैं बताऊंगा कैसे हल करके आना है, और जब ये आ जाए तो अच्छी बात है। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई, जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की,
अब मेरी अवस्था भी ढल गई है। ये सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई, जमकर महाराज से विनय की। ठीक है, ये सुजान सिंह कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग नहीं लग जाए, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी, जो मैंने नाम कमाया है, वो मेरी मिट्टी में न मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवी नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वो सुजान सिंह ये कहते हैं, मुझको हटा दो, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी जगह दूसरा कोई किसी को कार्यभार दे दीजिए। तो राजा ने कहा, लेकिन शर्त यह है कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही खोजेंगे, क्योंकि वो योग्य थे, तो वो योग्य आदमी कोई खोजेंगे। उनके ऊपर ऐसा उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। दीवान सुजान सिंह ने महाराज से सेवानिवृत्ति की प्रार्थना क्यों की थी? क्यों की थी बेटा? क्योंकि उनकी शक्ति और आयु घट चुकी थी, वे वृद्ध हो चुके थे, और वृद्ध होने के कारण उनकी शक्ति में कमी आ गई थी। अगला प्रश्न देखें, जो नेक नामी मिट्टी में न मिल जाए, जो देखो हमने यहाँ पढ़ा था, ऐसे हमें गद्यांश में बार बार ऊपर जाना है। ये कह रहे हैं कि महाराज आप मुझे कार्यभार से मुक्त कर दीजिए और दूसरा कोई अपना रियासत का सेनापति चुन लीजिए, दीवान चुन लीजिए, क्योंकि बूढ़ा होने के कारण मेरे से गलती हो जाएगी, मेरी नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी, यानी कि मेरा जो नाम कमाया हुआ है। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं इसमें, ये देखो, तो नेक नामी मिट्टी में न मिल जाए, इसका अर्थ क्या है? सम्मान व प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, अपनी संपत्ति नष्ट हो जाना, ऐसा तो कुछ नहीं था। नेक नाम यानी अच्छा नाम कमाया हुआ, इसको पहले टिक करते हैं, इससे अच्छा ऑप्शन होगा तो उसको देखेंगे। परिवार से अलग हो जाना, ऐसा भी वो नहीं कह रहे थे। बुढ़ापे में अकेला रह जाना, ऐसा भी वो नहीं कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि मेरी सम्मान और प्रतिष्ठा नष्ट नहीं हो जाए, ये है नेक नामी मिट्टी में न मिल जाएगा अर्थ। अब इसका उत्तर देख लेते हैं, ये देखो, ठीक है ना उत्तर इसका। प्रार्थना स्वीकार करते समय दीवान साहब के सामने क्या शर्त रखी गई? देखो बेटा, दोबारा गद्यांश में चलते हैं, या ऐसे ही बता दूं इसका उत्तर आपको, आपको पता होगा। मैंने बताया था कि मैं, आप, राजा ने कहा था सुजान सिंह मैं आपको हटा तो सकता हूं, लेकिन जो दूसरा जो होगा दीवान बनाएंगे वो आप ही चुनेंगे किसको बनाना है। तो ऐसा ऑप्शन इसमें खोजेंगे। वे किसी और को प्रशिक्षित करेंगे, वे नया दीवान स्वयं खोज कर देंगे, वे कुछ और समय तक कार्य करेंगे, वे अपनी पूरी संपत्ति दान कर देंगे। तो ऐसा भी नहीं कहा, क्योंकि उनकी कमाई हुई संपत्ति वो क्यों दान करेंगे। वे प्रशिक्षित करेंगे, ऐसा भी नहीं कहा था। वे कुछ और समय तक कार्य करेंगे, ऐसा भी नहीं कहा था। जब उन्होंने राजा से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, आप दूसरा कोई दीवान चुन लीजिए, उन्होंने कहा आप ही ढूंढ के लाओगे, तो ये उत्तर किसमें है? ख में। वे नया दीवान स्वयं खोज कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इस गद्यांश को हमें कौन सी शिक्षा मिलती है? तो इस गद्यांश से हमें शिक्षा मिलती है, पद से बढ़कर कर्तव्य निष्ठा का महत्व होता है। उत्तर नंबर ग। गद्य को पढ़ना है, उसके उत्तर देने हैं। एंजेला को किस प्रकार की कहानियां लुभाती थी? सत्रिया और बिहू नृत्य पाठ के आधार पर बताइए। सत्रिय और बिहू नृत्य पाठ के आधार पर एंजेला को ऐसी कहानियां लुभाती थी जो भारतीय लोक संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक विरासतों से जुड़ी हो। उसे असम के प्रसिद्ध नृत्यों, कौन सा असम का प्रसिद्ध नृत्य? सत्रिया और बिहू की उत्पत्ति, उनकी वेशभूषा और उनके पीछे छिपी लोक कथाओं को जानने में बहुत रुचि थी। ऐसी कहानियां उसे अपनी जड़ों से और देश की सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराती थी। ये किसकी बात हमने की? ये एंजेला की बात की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है तथा उन्हें यह उपाधि क्यों मिली? तो बेटा आपको पता है ध्यानचंद की बात हो रही है, मेजर ध्यानचंद, जिसपे हमें नाज है, पूरे विश्व को नाज है। महान भारतीय खिलाड़ी,
हॉकी के मेजर ध्यानचंद। उन्हें उपाधि उनके खेल के मैदान पर अद्भुत प्रदर्शन ऐसे कहते हैं। हॉकी उनकी स्टिक के चिपक जाती थी, बार बार चेक की जाती थी कि वो कैसे खेल रहे हैं। पता चलता है कि उनकी हॉकी के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ये तो उनकी कला है। गेंद पर जबकि नियंत्रण बॉल कंट्रोल के कारण मिली। जब वे हॉकी खेलते थे तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे गेंद उसकी स्टिक से चिपक गई हो। उनकी ड्रिबलिंग और गोल करने की कला इतनी सटीक और जादुई थी कि पूरी दुनिया उनके खेल की कायल हो गई। इसीलिए उन्हें यह सम्मानजनक उपाधि दी गई। आपके विचार से जो बाबा भारती ने खड़क सिंह से घोड़ा छीनने की बात किसी को न बताने की प्रार्थना क्यों की होगी? बेटा, ये प्रश्न हृदय को द्रवीभूत करता है। आपको पता है कि बाबा भारती ने ऐसा कहा कि अगर ये बात कि तूने मेरे से घोड़ा छीना है आगे किसी को बता देगा तो कोई किसी भी असहाय, निर्धन, गरीब उनकी सहायता नहीं करेगा। सोचेगा कि इसके अंदर डाकू है, क्योंकि डाकू ने भी पहले उनसे सहायता मांगी थी, फिर घोड़ा लेके भाग गया था। तो आपके विचार से बाबा भारती ने खड़क सिंह से घोड़ा छीनने की बात किसी को नहीं बताने, भाई किसी को बताना मत कि घोड़ा छीन के लाया हूं, ऐसा क्यों कहा? देखो, यदि आप इसे वैकल्पिक उत्तर है, कौन सा उत्तर वैकल्पिक है, चाहे तो ये कर लीजिए, ठीक है ना। वैकल्पिक उत्तर ये होता है, या फिर इसके एवज में दूसरा प्रश्न दिया हुआ वो कर लीजिए। तो हम दोनों उत्तर करेंगे। बाबा भारती एक महान और परोपकारी व्यक्ति थे। उन्होंने खड़ग सिंह से यह प्रार्थना इसीलिए की क्योंकि उन्हें डर था कि यदि समाज में इस धोखे का पता चलेगा कि एक डाकू ने अपाहिज बनकर घोड़ा छीना तो लोग भविष्य में किसी भी गरीब या असहाय व्यक्ति की मदद करने से डरने लगेंगे। वे नहीं चाहते थे कि एक व्यक्ति के गलत व्यवहार के कारण मानवता और परोपकार की भावना पर लोगों का विश्वास उठ जाए। याद करो बेटा इस उत्तर को। अगला प्रश्न देखिए, गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न है। एलिसेंड्रा भारत किस उद्देश्य से आई थी? क्या वह उद्देश्य पूरा हुआ? एलिसेंड्रा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन परंपराओं और विशेष रूप से भारतीय नृत्यों के करीब से जानने और सीखने के उद्देश्य से भारत आई थी। वे यहाँ की कला के प्रति बहु समर्पित थी और अपने कड़ी मेहनत व लगन से वे अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह सफल रही। उन्होंने न केवल यहाँ की कला सीखी बल्कि आत्मसात भी किया। अगर ये प्रश्न या इसके जैसा दूसरा प्रश्न बेटा अथवा में आता है, नीचे अथवा लिखा है, तो आपको एक ही करना है, या तो उसके ऊपर वाला या नीचे वाला। इसको भी आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाठ हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान के आधार पर मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पाठ के अनुसार मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई एक बेहद खूबसूरत और स्वच्छ शहर है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है। इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। यहाँ की सड़कें साफ सुथरी हैं और शहर का वातावरण कैसा है बेटा? अनुशासित है। लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, गंदगी नहीं फैलाते हैं। यह शहर जो मॉरिशस है यहाँ के व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ आपका जो पेड़ की बात, एक पाठ है पेड़ की बात, उसके आधार पर उदाहरण सहित लिखिए कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में किस प्रकार आवश्यक है। ये उत्तर भी वैकल्पिक है, एक ही करना है आपको। हम दोनों के उत्तर देख लेते हैं। आपको वैकल्पिक की जगह अथवा लिखा मिलेगा बेटा। तो पेड़ की बात पाठ के आधार पर, पेड़ पौधे हमारे जीवन के आधार है। वे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सूखते हैं। आपको पता है इस चीज का? ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं, औषधियां देते हैं, दवाइयां भी देते हैं। वे वर्षा लाने में सहायक है। देखो गर्मी कितनी बढ़ गई अभी से, है ना। आज जैसे 10 मार्च हुई है, अभी से गर्मी देखिए बेटा कितनी बढ़ गई। और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं।
मिट्टी, क्योंकि उनकी जड़ें और मिट्टी को पकड़े रखती है। ठीक है। पेड़ों के बिना पृथ्वी के जीवन की कल्पना करना असंभव है। पृथ्वी पे जीवन भी संभव नहीं है। निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सबसे सही उत्तर चुनिए। मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो। मैंने माखन नहीं खाया। भोर यानी जब सुबह हुई, और सुबह होते ही भोर भयो गयन के, जब सुबह होती ही मैं तो गाय के साथ में मधुबन चला जाता हूँ। पठायो यानी आप मेरे को भेज देते हो। चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। भटकता भटकता शाम को घर आता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो छीको कही विधि पाए। और मेरी लंबाई भी कम है, जो हाइट है, ऊंचाई है, वो भी कम है। मैं छीके तक पहुंच ही नहीं पाता। जो छीका है जिसमें नवनीत रखा है, घी रखा है, मक्खन रखा है, मैं उस तक पहुंच ही नहीं पाता। मैं कैसे खाऊंगा? ठीक है। ग्वाल बाल सब बैर पड़ता है। ये तो मेरे ग्वाल बाल है, मेरे बैरी हैं, शत्रु हैं। ये क्या करते हैं? बरबस जबरदस्ती मेरे मुंह के लिपटा देते हैं और मेरे पे चोरी का आरोप लगा देते हैं। देखो कितनी सुंदर रचना है, आपने क्लास में पढ़ी है। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण माँ यशोदा को विश्वास दिला रहे हैं। क्या विश्वास दिला रहे हैं? माखन नहीं खाया, माखन नहीं खाया, मटकी नहीं गिराई। क्या मटकी गिराई है, माखन खाए? क्या वो कहते हैं कि माखन नहीं खाया। खै का उत्तर बिल्कुल सही है। भोर भयो गयन के पीछे पंक्ति में किस समय की बात की गई है? मैंने अभी भी बताया था। भोर क्या है? हाँ जी, सुबह का टाइम। उत्तर देखते हैं सुबह। घ का उत्तर बिल्कुल आपका सही है। श्री कृष्ण ने छीको तक न पहुंच पाने का, देखो मैंने इसके लिए भी आपको बताया था कि छीके तक वो क्यों नहीं पहुंच पाते। देखो सारे के सारे उत्तर इसमें बन गए। उनके पैर छोटे हैं, उनकी बाहें छोटी है, उनके पास छड़ी नहीं है, उनकी ऊंचाई कम है, तो ये उत्तर हो जाएगा। छीके तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पे मक्खन रखा है। ये देखिए उनकी बाहें छोटी है, इसको सही माना है। चलो ये कर लीजिए भाई। नीचे से वो जैसे हाथ ऐसे पकड़ते हैं छीके को, तो उनके हाथ छीका नहीं आ रहा, उनकी बाहें छोटी हैं। श्री कृष्ण माँ यशोदा के सामने ग्वाल बाल को अपना शत्रु बता रहे। वो कहते हैं ना ग्वाल बाल सब बैर पड़ते हैं, तो बैर यानी बैरी, और बैरी यानी शत्रु, कि मेरे सभी दुश्मन है, जबरदस्ती मेरे मुख की ये लगा देते हैं मक्खन को। चेतक कौन था? वह किसके इशारे पर मुड़ जाता था? तो आपको पता है महाराणा प्रताप का अत्यंत वीर घोड़ा कौन था? चेतक। और समझदार भी था। वह इतना प्रशिक्षित था कि युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप की आंखों की पुतली फिरने के मात्र से ही, देखो आंखें घूमने से पहले बिजली की तरह बुड़ जाता। तो महाराणा प्रताप क्या करते? शत्रु सेना की गर्दन काट देते। मातृभूमि कविता में हिमालय और आकाश को कैसे चित्रित किया गया है? बेटा बड़ा अच्छा प्रश्न है। मातृभूमि कविता में हिमालय को भारत माता का क्या कहा गया है? ऊंचे और अटल मुकुट। मुकुट क्या होता है? जो राजा महाराजा पहनते थे। तो भारत का मुकुट कौन है? हिमालय। और जो उत्तर दिशा में प्रहरी बनकर, प्रहरी क्या होता है? रक्षक बनकर खड़ा है शत्रु के सामने, अटल बनकर। वहीं आकाश को मां के ऊपर मंडराते हुए विशाल छत्र के समान बताया गया है। आकाश को क्या बताया गया है? भारत माता के ऊपर छत्र के समान बताया गया है। छत्र क्या होता है? छाता। छत्र क्या होता है? छाता, जो हम बारिश में छतरी ओढ़ते हैं, और उसकी निरंतर सेवा करता रहता है। रहीमदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष किसके लिए संपत्ति सहेजते हैं? इकट्ठा करते हैं। सहेजना यानी इकट्ठा करना। तो रहीमदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति का संचय यानी इकट्ठा करना। संचय का अर्थ भी क्या होता है? इकट्ठा करना। निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि परोपकार दूसरों के लिए करते हैं। भामा शाह का नाम आपने सुना था। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दे दी थी कि आप मेरी पूरी संपत्ति लीजिए और अपनी सेना का विस्तार कीजिए। इसीलिए हम आजकल कोई भी जो ज्यादा पैसा देता है अच्छे कार्य के लिए, हम कहते हैं वो क्या है? वो भामाशाह है। ठीक है।
उन्होंने इसकी तुलना वृक्षों और तालाबों से की है। देखो वृक्ष और तालाब, वृक्ष अपने फल है वो स्वयं नहीं खाते, तालाब है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता, वो क्या है, वो भी भामाशाह है, वो भी क्या है, वो भी सज्जन पुरुष है जो अपना फल और जल स्वयं उपयोग नहीं करते। तो सज्जन पुरुष है वो अपनी संपत्ति किसके लिए रखते हैं, परहित के लिए, दूसरों के भले के लिए। ठीक है। पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके उत्तर देने हैं। चेतक के रण क्षेत्र में अपनी वीरता कैसे दिखाई, 2 पंक्तियों में बताइए। तो रण क्षेत्र के अंदर जो चेतक घोड़ा था, वो चेतक घोड़ा बेटा क्या करता था, शत्रुओं के सिरों पर निर्भर होकर दौड़ता था, हवा से बातें करता। उसकी वीरता ऐसी थी कि वह विकराल रूप धारण कर दुश्मनों की सेनाओं में खलबली मचा देता था। इतना फुर्ती से लड़ता था चेतक घोड़ा कि हर तरफ सबको लगता है कि चेतक ही चेतक है। फिर रहीमदास जी के अनुसार जीभ के कार्यों का परिणाम सिर को क्यों भोगना पड़ता है, भाई जीभ उल्टा बोल देती है और चप्पल जूते कहाँ पड़ते हैं, सिर पर। देखते हैं इसको, उत्तर है इसका। रहीमदास जी के अनुसार जीभ जो वाणी है चंचल और अविवेकी होती है, जो बिना सोचे समझे कड़वे शब्द बोल देती है, स्वयं तो मुंह के अंदर चली जाती है लेकिन उस अनुचित शब्दों के कारण व्यक्ति को अपमान सहना पड़ता है और दंड स्वरूप उसके सिर को जूते की मार झेलनी पड़ती है। तो बेटा इसका दोहा भी आपको याद होगा, सर ने पढ़ाया था, रहीमन जिब्बा बावरी। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन जिह्वा जो है वो कैसी है, बावरी है, पागल है। कह गई सरग पताल, खुद तो बोल के अपशब्दों को बोल के अंदर चली गई। और जूती कौन खाए, जूती खाए कपाल, यानी जो जूती है वो किस पर पड़ती, पड़ती है हमारे सर पर पड़ती है। आपू तो भीतर भाई जूती खाए कपाल, रहीमन जी बाबा कह गई सरग पताल, आपू तो भीतर वही जूती खाए कपाल। जलते चलो कविता के अनुसार जलाने और बुझाने की बात कही गई, वो क्या है। इस कविता में कवि ने प्रेम, आशा, सद्भावना के दीपक को जलाने की बात कही है। समझ गए जलाना क्या है, हम आशा को जलाएं, सद्भावना को जलाएं, उनके दीपक को जलाएं और अज्ञानता और नफरत का अंधेरा दूर करें। वहीं दूसरी ओर समाज में फैली ईर्ष्या, द्वेष और भेदभाव की आग को बुझाने की बात कही है। ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए ताकि संसार में शांति और भाईचारा स्थापित हो। ठीक है। पत्र आया बेटा, बड़ा अच्छा पत्र है, देख लीजिए। इससे अलावा दूसरा आता तो वो भी कर दीजिए, रिया आ जाए तो बल्ले बल्ले। जन्मदिन का पत्र है, मित्र को जन्मदिन की बधाई देनी है। बड़ा अच्छा पत्र है, ये देखो पूरा स्क्रीन के ऊपर मैंने कर दिया है। ठीक है। विकल्प है, इसके विकल्प में दूसरा जो आएगा अथवा में वो भी आप कर सकते हैं। तो दिल्ली से लिखा जा रहा है, ये दिनांक लिख दी, मित्र का नाम जो भी उसके अंदर दिया गया है, विनोद वगैरह जो भी है, आपका नाम ये है, ये आपके दोस्त का नाम है। पेपर में जो दिया हुआ वो देख लेना क्या नाम दिया है। सप्रेम नमस्ते, हमें पता है सबसे पहले हम नमस्ते करते हैं। तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला पर मेरी आगामी परीक्षाओं के कारण मैं इस बार तुम्हारे जन्मदिन के उत्सव में शामिल नहीं हो पाऊंगा, मुझे इसका बहुत खेद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा आने वाला वर्ष खुशियों, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता से भरा हो। जैसे ही मेरी परीक्षाएं समाप्त होंगी मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा और तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाऊंगा, उपहार लाऊंगा। एक बार फिर से तुम्हारे जन्मदिन की शुभकामनाएं। ठीक है बेटा, ये पत्र आए तो ये कर देना, इसकी जगह दूसरा आए तो आप सब्जेक्ट चेंज कर देना। अब इसके अथवा में क्या दिया वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो उसके अंदर हमने पूरा पत्र देख लिया था। लास्ट में चाचा जी और चाची जी को प्रणाम, मेरा सादर चरण स्पर्श, और उसमें मान लो आपका नाम क्या दिया है, तुम्हारा मित्र मनोज, ये आपका नाम हो जाएगा नीचे जो पेपर में दिया हुआ है। ठीक है। और वो वहां पे जो आपके मित्र का जो भी नाम है वो नाम पेपर में दिया हुआ तो ठीक है, नहीं आप अपने इच्छा के अनुसार उसमें कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ये मनोज है वो आपका नाम है,
दूसरा विकल्प हम देखते हैं, प्रधानाचार्य जी को अवकाश के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है। ये देखो, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। पेपर में दिया हुआ तो ठीक है, वरना आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए। यहाँ दिनांक इतना लिखते ही आपको विषय लिख दिया, चिकनगुनिया बुखार के कारण 2 दिन की छुट्टी चाहिए। बेटा इतना लिखते ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे अगर 4 नंबर का प्रार्थना पत्र आता है। उसके बाद में लिखिए महोदया, तो कहते हैं जहाँ की आप प्रधानाचार्य प्रिंसिपल लेडीज हो, अगर जेंट्स हो तो महोदय, ठीक है ना। सविनय निवेदन है कि आपकी विद्यालय की कक्षा कौन सी का छात्र हूँ, 6ठी क्लास का छात्र हूँ। मुझे कल रात से बहुत तेज बुखार और जोड़ों में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि मैं चिकनगुनिया हो गई। कम से कम 2 दिन की छुट्टी मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे को विश्राम की सलाह दी गई है। और उसके पश्चात धन्यवाद दीजिए, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ बेटा जैसे संतोष लिखा है, यहाँ आप अपना नाम लिख दीजिए और अपनी कक्षा भी मेंशन कर दीजिए। उस प्रार्थना पत्र में अगर नाम अलग है तो वो नाम ही आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये अथवा में था, पत्र कर दीजिए प्रार्थना पत्र। 11 का प्रश्न है, इसमें अनुच्छेद लिखना है, तीनों विकल्प। इसमें देखो, आपसे अगर 2 लिखाया गया है तो 2 अनुच्छेद लिखिए, 1 के लिए कहा गया तो 1 लिखिए। मैं आपको तीनों बता देता हूँ, 3 में से 2 करवाया जाए तो बेटा 2 ही करके आना, ठीक है, तीनों नहीं करने हैं। सुबह की सैर, ये तो आप वैसे ही कर सकते हैं। स्वास्थ्य ही धन है, मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ के बताता हूँ। धन को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका सुबह की सैर है। प्रातः काल की वायु शुद्ध और शीतल होती है, जो हमारे शरीर को ताजगी और नई ऊर्जा देती है। पता है ना आपको सुबह घूमने से क्या क्या होता है। सुबह की सैर से न केवल हमारा शरीर निरोग होता है, बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है। ये हृदय रोगों, मधुमेह किसे कहते हैं, शुगर रोग बोलते हैं ना, और मोटापे को भी दूर करता है। घूमने से व्यक्ति पतला हो जाता है। बीमारियों से बचाने में सहायक है। प्रकृति के सानिध्य में समय बिताने से मन प्रसन्न होता है और कार्य क्षमता बढ़ती है। हम अगर 4 बजे उठ के घूमे, मान लो डेली हम 6 बजे उठ रहे हैं, हम 4 बजे उठ के घूमते हैं तो ऐसा नहीं है हमारे 2 घंटे खराब हो गए। उस 2 घंटे पहले उठने के कारण हमारे बाकी के जो बचे हुए 22 घंटे वो बहुत अच्छे से जाएंगे बेटा। ये पैराग्राफ आए तो ये कर देना, अगर ये नहीं आता है तो मेरा देश भारत, भारत मेरी जन्मभूमि है और मुझे अपने देश पर गर्व है। ये विविधताओं का देश है। अलग अलग विविधताएं क्या होती है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खान पान, वस्त्र आभूषण, जहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं को लोग प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। अनेकता में एकता भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर इसकी रक्षा करते हैं। भारत अपनी प्राचीन संस्कृति, योग, ज्ञान और विज्ञान के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हैं। मेरा देश निरंतर प्रकृति की ओर अग्रसर है। ये वाला अगर 2 करवाए, ये अच्छा लगे तो ये वाला गद्यांश कर सकते हैं। तीसरा गद्यांश है विद्यार्थी जीवन। बेटा इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप अपने ऊपर लिख सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन वो पूरे जीवन का क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वर्ण काल। यह समय केवल ज्ञान प्राप्त करने का ही नहीं, बल्कि अनुशासन, डिसिप्लिन, परिश्रम, हार्ड वर्क और चरित्र निर्माण में सहायक होता है। एक आदर्श विद्यार्थी वह है जो समय का सदुपयोग करता है और अपने गुरुओं का सम्मान करता है। विद्यार्थी जीवन में सीखी गई अच्छी आदतें ही भविष्य की सफलता का आधार बनती है। जो हमने अभी अच्छी आदतें सीखी है ना, वो पूरे जीवन का आधार बनेंगी, पूरे जीवन की क्या बनेगी, नींव बनेगी। इस अवस्था में एकाग्रता और लगन से किया गया प्रयास व्यक्ति के जीवन में हर क्षेत्र में विजयी होता है। बेटा ये पेपर आपको कैसा लगा? सभी क्लासों की सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल एम हाई क्लासेज पे। एम आई क्लासेज 1 के ऊपर हम हर साल आपके पेपर्स डालते हैं, तो आप इससे लाभ लें, अच्छे से अपने पेपर को करके आए। कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको कुछ सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्योंकि बच्चे कह रहे हैं, मैंने भी देखा है कि 8 से 10% हूबहू रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि ये जो पेपर्स हैं ये भी गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा डाले जा रहे हैं, तो वो हेल्प भी मिलती है। बाकी पैटर्न तो है आपका, जो का तो आता ही है।
तो आप अच्छे से करके आए। मैं इसको अभी अपलोड कर देता हूँ, आप इसको देख लीजिए। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।